नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह-आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के बारे में बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और मोटे तौर पर हम जो हिंदी साहित्य का जो पूरा एक फ्रेम है, पूरा जो एक खाका है, उसको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो विद्वानों ने और सुधी आलोचकों ने, इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। यदि हम आरंभिक प्रयासों की बात करें तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है, एक फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने इसको लिखा था। 2 वॉल्यूम में ये छपा था, लेकिन ये आरंभिक और ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास था। उसके बाद में मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद, ऐसे जो आरंभिक इतिहास लेखन के जो प्रयास हुए, लेकिन उनमें कहीं न कहीं कमी थी, या कहें कि कुछ ने तो एक कवियों का वृत्त संग्रह किया, किसी ने वर्णमाला के अनुसार किया, लेकिन जो हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ का जो की पड़ताल है, वो आरंभिक प्रयासों में नहीं मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो हिंदी का पहला सटीक, वैज्ञानिक और सुसंगत इतिहास लेखन है और उनका वर्गीकरण है, जिसको प्रकारांतर से सभी विद्वान मानते हैं। हालांकि कुछ मान्यताएं उनकी आज खंडित हो चुकी है, लेकिन फिर भी घूम फिरकर उनकी मान्यताओं को स्वीकार करना ही पड़ता है। आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये जो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा एक डिक्शनरी का निर्माण किया हिंदी शब्द सागर के नाम से, उसकी भूमिका लिखने का कार्य आचार्य शुक्ल को दिया गया था। और जब उसकी भूमिका लिखने लगे तो उसका बहुत कवियों का विस्तार से परिचय देने लगे और उनकी प्रवृत्तियों का भी उन्होंने सटीक मूल्यांकन किया। तो एक हिंदी साहित्य की शक्ल में ये हमारे सामने आया। 1929 में ये प्रकाशित हुआ। और आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभ है, वो विक्रम संवत 1050 से मानते हैं और संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो कालखंड है, उसको वीर गाथा काल नाम देते हैं और कहते हैं कि इसमें वीर रसात्मक साहित्य, रासो साहित्य की प्रधानता थी। हालांकि हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे और हम केवल यहाँ इतना समझें कि आचार्य शुक्ल ने इस आरंभिक काल को, जो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक का जो ये समय अवधि है, उसको वो वीर गाथा काल कहते हैं। हालांकि इसकी जो हम समीक्षा करते हैं तो इसमें हमें वीर गाथाओं के अतिरिक्त अन्य साहित्य सामग्री जो कि समृद्ध है, वो भी देखने को मिलती है। बाद में इसी ही कालखंड को आचार्य हज़रत साहब द्विवेदी आदिकाल नाम देते हैं, जो प्रकारांतर से सभी को स्वीकार है, क्योंकि आदिकाल नाम कहने से किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति की उपेक्षा या अवहेलना नहीं होती है। और इस काल में हमें 6 प्रकार की साहित्य सामग्री देखने को मिलती है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इसके बाद आचार्य शुक्ल, जो इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, इसका समय वो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक का मानते हैं, उसको भक्ति काल नाम देते हैं और कहते हैं कि इसमें भक्ति तत्व की प्रधानता थी इस युग के साहित्य लेखन में। और वो एक बात कहते हैं कि ये हिंदू पराजित मनोवृत्ति
का परिणाम था, या जब मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे तो उस दौरान हताश होकर के भारतीय जो जनमानस है वो ईश्वर की ओर आकाश में देखने लगा कि हमारी रक्षा करो। लेकिन ये एक कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। शुक्ल जी इसका 2 धाराओं का, सगुण का धारा, निर्गुण धारा का विभाजन करते हैं। इसके बाद आचार्य शुक्ल उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम देते हैं, और इसका कालखंड है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का। और ये रीतिकाल है, इसमें श्रृंगारिक रचनाएं और लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। हम विस्तार से इस पर बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आधुनिक काल, जो कि 19 विक्रम संवत 1900 से आज तक का ये माना जाता है। इसको गद्य काल भी आचार्य शुक्ल कहते हैं, और इसमें हिंदी गद्य की विभिन्न जो विधाएं हैं, प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को हम मोटे तौर पर 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं। ये अगर आपको ये 4 कालखंड आपको अच्छी तरह से समझ आते हैं कालक्रम के अनुसार, तो आप ये मानिए हिंदी साहित्य का बहुत सारा जो ज्ञान है वो और जो समझ है वो आपके अंदर, आपके ये कहें कि आपके दायरे में आती है, और आप हिंदी साहित्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।